इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में होने वाला है। इसके लिए आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरा डिटेल में हम जानेंगे क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी काफ़ी समय है, अगर आप अभी से पढ़ते हैं इस तरीके से तो आपका सिलेक्शन इसमें होना तय है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अब ये ध्यान रखिए, ये आपका पोस्टल का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका पोस्टल पेमेंट बैंक का ही एग्ज़ाम है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो पोस्ट ऑफिस वगैरह के सवाल हैं, जो पुराने पेपर्स आए होंगे, जो पहले पोस्ट ऑफिस कराता था अपने विभिन्न पदों के लिए, उनको नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे आपको बैंक वाला सेट ही काम आएगा। तो एग्ज़ाम भी आपका उसी तरीके से होगा, क्योंकि ये भी आपका ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। मैं यहाँ पे स्केल 1 के लिए ही आपको बता रहा हूँ क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 3500 के आसपास पोस्ट हैं, जिसमें स्केल 1 के लिए लगभग 650 पद हैं। ओके, 650 पद टोटल हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज को देखेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी टफ होगा। स्केल 1 का एग्ज़ाम है, जैसे आपका IBPS PO का एग्ज़ाम होता है उसी तरह का एग्ज़ाम होगा ये। लेकिन वहाँ पे आपके IBPS PO की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल तक तो आपके जो पोस्ट होती थी उनकी संख्या 15,000 से ऊपर होती थी। इस बार हालांकि 8,000 समथिंग कुछ पोस्ट की संख्या है इस बार के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 650 पोस्ट ही आपकी निकल के आती हैं। तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी टफ होने वाला है यहाँ पे। तो इसके लिए तैयारी कैसे करनी होगी, अभी से ही आपको इसके लिए लग के तैयारी करनी होगी। बीच में अगर आपकी छुट्टियां हैं तो उनको रद्द कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, वरना साल दर साल ऐसे आप भटकते ही रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश से ही शुरुआत करूँगा। कई सारे लोगों के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है इंग्लिश। अभी हमारे जो रिज़ल्ट आए हैं PO के, उसमें से भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का ओवरऑल कट ऑफ भी पार हो गया है। बस इंग्लिश में किसी का 2.5 नंबर से रह गया, किसी का 1 नंबर से रह गया, ऐसे ही हुआ है। तो इंग्लिश में कैसे आपको पढ़ना चाहिए और किन किन सेक्शंस पे ध्यान देना चाहिए ये देखिएगा। देखिए आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपके 5 टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, यही आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में। जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक उसी तरीके से होगा जैसे हमने देखा था IBPS PO में आपका पेपर आया था। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस बने थे, तो 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके आए थे। और इसमें भी कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम ऐसी कोई भी चीज़ें पूछी नहीं गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी ऐसा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम आपको अलग से तो पढ़ना नहीं, इंग्लिश पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आती रहेंगी आपको। तो 8 नंबर के क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे डिटेल में बताता चलता हूँ कि ये जो आपका RC आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके जो टॉपिक्स होते हैं क्या होते हैं, ये जनरली अगर देखा जाए तो ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 90% अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये 90% आपका कहाँ पे बिलोंग करता है, इकोनॉमी से आपका आता है। ठीक है, जो भी आपकी इकोनॉमी है उसी से जुड़े हुए टॉपिक्स इससे रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, या फिर आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो जो भी आप अखबार वगैरह लेते हो, न्यूज़पेपर वगैरह, जहाँ भी आर्टिकल पढ़ें, तो जहाँ भी आपको एक अपनी अर्थव्यवस्था या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको थोड़ा सा समय दे करके अभी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ताकि आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी जानकारी हो जाए। देखिए टेक्निकल टर्म्स की जानकारी होना बहुत यहाँ पे लाभदायक होगा आपके लिए, क्योंकि कई शब्दों के अर्थ हर जगह पे अलग अलग होते हैं। तो आप देखिएगा कि इकोनॉमी के क्षेत्र में या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं और उन कीवर्डों को आप नोट भी करिएगा। तो मेन फोकस आपका यहीं पे रहना चाहिए। मतलब जो जैसे कुछ लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ें, अगर आप बैंक के लिए पढ़ें द हिंदू, तो देखिए वहाँ का जो इकोनॉमी जो वहाँ पे आता है उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नोट करिए क्या क्या वर्ड मीनिंग्स हैं, कैसे बातों को घुमाया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं। तो अभी से इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट आपका आया था 7 नंबर में पूछा गया था। और क्लोज टेस्ट जो जनरली आता है आपका, वो
मतलब कौन कौन से क्षेत्र से आता है, बस 2 क्षेत्र हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक तो वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एजुकेशन पे आधारित क्लोज टेस्ट आपका रहता है। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, छोटे बच्चों से लेकर के हायर लेवल तक की एजुकेशन, मतलब कहीं से भी पूछेगा उसमें एजुकेशन ही आपका रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपके क्लोज टेस्ट में बहुत सारे सवाल आते हैं। और जो दूसरा फेवरेट सेक्टर इनका होता है पूछने का, वो होता है इनका टेक या मैं कहूँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन के आते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई, पहले ऐसा होता था, अब इसके आने की वजह से ऐसा होने लगा है, आगे क्या होगा। तो ये इनके जो मेन आपके फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। मैं कह दूँ 2 मेन पॉइंट जो है वो है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। इन पे फोकस करिएगा। अगर आप क्लोज टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लोज टेस्ट होंगे उनको तो आप पूरा तरीके से दीजिएगा, अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके 90% चांसेस होते हैं कि क्लोज टेस्ट से आपके निकल के आएंगे सवाल। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि इसका आना पक्का नहीं है, मैं कह नहीं सकता हूँ कि फिलिंग द ब्लैंक्स आपके आएंगे ही आएंगे। ऑप्शन के तौर पे मैंने लिया है कि अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहेंगे IBPS PO से इसमें, तो वो यहीं पे कर सकते हैं। वो फिलिंग द ब्लैंक्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो फिलिंग द ब्लैंक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एरर स्पॉटिंग में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे घटाए जाएंगे। वैसे देखा जाए तो एरर स्पॉटिंग से बहुत नंबर के क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और देखा जाए तो सही इंग्लिश की परख आपकी यहीं पे हो जाती है कि आपको इंग्लिश का कितना ज्ञान है, आप गलतियाँ कितनी पकड़ पाते हैं। तो एरर स्पॉटिंग के लिए कोई भी फेवरेट सेक्टर नहीं है, कहीं से भी उठा के कुछ भी दे सकते हैं। एक लाइन ही देना होता है, एक गलती आपको निकालनी होती है। तो एरर स्पॉटिंग के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का आप अच्छे से अध्ययन करिए, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं और किस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये आपके 10 नंबर के आए थे। और बाकी का जो 5 नंबर यहाँ पे बचा था वो आया था आपका पैरा जंबल से। पैरा जंबल्स, हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो पैरा जंबल्स भी आपके इकॉनमी से ही आपके ज़्यादातर आते हैं। ये आपकी इकॉनमी से ही रिलेट होता है। कई बार पूछा जाता है कहीं किसी देश में जो बड़े बड़े दुकानें हैं वो बंद होने लगी, या बड़ी बड़ी दुकानों का विकास होने लगा, ऐसा क्यों होने लगा, वो पूरी कहानी, पूरी भूमिका बना के पूछी जाती है। तो ये पैराजम्बल्स भी आपके इकॉनमी के सेक्टर से आएंगे, या फिर आपका पैराजम्बल आना होगा तो किसी इन्वायरमेंटल सेक्टर से आ जाएगा, पॉल्यूशन पे आ गया, पॉपुलेशन पे आ गया, ऐसे आपके पैराजम्बल्स निकल के आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेवल की बात करें, कैसा था, इजी था, हार्ड था, टफ था, कैसा था, तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये मैं तो कहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपके लिए टफ ही साबित होता है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट करिए ताकि आगे आपको ये फ़ायदा करे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तब ये मॉडरेट लेवल का ही आता है, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं होता है, ठीक है। और क्लोज टेस्ट की बात करूं तो ये भी आपका क्या होता है, मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट होता है। मॉडरेट समझ लीजिए कि बहुत, मैं कह सकता हूं कि इजी से बस थोड़ा सा हाई होता है, मतलब इजी भी कह सकते हैं, इजी से बस थोड़ा सा हाई, 0.1% आप हाई कह सकते हैं, होता है क्लोज टेस्ट, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ईजिली आप कर सकते हैं इसको। और एरर स्पॉटिंग की बात करूं तो ये आपका मॉडरेट टू टफ भी हो सकता है, मॉडरेट से लेकर के हाई लेवल पे भी पहुंच सकता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयारी करके रखिएगा इस एरर स्पॉटिंग के लिए। यहीं पे मैं बात कर रहा था कि अगर आपके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे तब ये जो एरर स्पॉटिंग वाला है ये 5 नंबर में आएगा, और ये 5 नंबर यहाँ पे आपका एडजस्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब यहाँ पे आपके सिंगल फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, डबल फिलर्स भी दोनों पूछे जा सकते हैं, ओके। और पैराजम्बल्स की अगर मैं बात करूं तो आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं पैराजम्बल्स वाले, उसको देखने के बाद तो आपके लिए इजी हो सकता है प्रीलिम्स के लिए, ओके। आपको पता चल जाएगा कनेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस आपको जोड़ने हैं, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो सकता है। वरना आपके लिए ये भी मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 30 नंबर के क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाने हैं। मतलब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो वही है, 30 नंबर इंग्लिश के, 35 नंबर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 35 नंबर आपके रीजनिंग के। टोटल समय कितना होगा, टोटल समय होगा आपके पास 60 मिनट का या 1 घंटे का समय यहाँ पे होगा। पैटर्न आपका IBPS PO वाला ही है, बस यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए क्या होगी कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, तो इससे आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा है IBPS PO का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, उसमें इंग्लिश की कट ऑफ गई है 7 नंबर। तो 7 नंबर है इंग्लिश की कट ऑफ PO के लिए, ओके। और अगर मैं इसमें बात करूँ क्या आपका पोस्टल बैंक के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ भी जो इंग्लिश की कट ऑफ हो सकती है 7 ही रहे,
7 रहे, या फिर अगर पेपर आपका ज़्यादा टफ आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया, पोस्ट को देखते हो सकता है टफ बना दें, तो आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी और नीचे हो सकती है। पेपर अगर सिंपल हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 नंबर का ये ऊपर नीचे हो सकता है, +1 या -1 ये हो सकता है, बस उससे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा वेरी तो करने की गुंजाइश नहीं है। सेक्शनल जो कट ऑफ होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नीचे होने के चांसेस नहीं होते हैं, जो ओवरऑल कट ऑफ में निकल के आता है। जैसे अगर देखा जाए पिछले साल से इस साल की तुलना में, तो पीओ का जो कट ऑफ है वो 10 नंबर तक बढ़ गया है, ठीक है। तो ओवरऑल कट ऑफ आपको देखना होगा कि वो आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं आपको कहूँगा आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले अगर आपको करना है तो आप क्लोज टेस्ट को करिए। यहाँ से आपके जो 7-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे, ओके, इजीली कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। फिर अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो इसको आप उसके बाद कर सकते हैं, बहुत आसान होता है इसको भी करना। इन केस अगर ये नहीं आते हैं तो आप पैराजम्बल्स पे मूव करिएगा, यहाँ से 5 नंबर ये निकाल सकते हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने पैराजम्बल्स के कुछ नहीं तो 20 सेट अगर लगा लिए हैं तो यहाँ के जो पैराजम्बल्स आपको देखने को मिलेंगे उसे आप आसानी से कर सकते हैं। पैराजम्बल्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद आप इसमें आइएगा एरर स्पॉटिंग में। इसमें अगर 10 क्वेश्चंस होंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे तो उन 10 क्वेश्चंस में कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आपको करके आने हैं किसी भी हालत में। पास होना है कि नहीं, पास होना है तो 5 नंबर के क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। तो अगर देखा जाए तो 7 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 7 5 12 5 17, तो लगभग 17 नंबर आपके लिए सिक्योर हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। 17 नंबर ये आपको लेकर के चलने होंगे। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि ये 7 नंबर में लेके चलता हूँ दिमाग में, भाई साहब 7 नंबर लेके चलेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ कैसे क्लियर करेंगे। इस 17 नंबर को दिमाग में लेके चलिए कि 17 से कम तो किसी भी हालत में नहीं लाने हैं। इसके बाद भी अगर समय बचता है तो इसमें कूद पड़िए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जितने नंबर यहाँ से ले सकते हैं उतने नंबर यहाँ से ले लीजिए। पैराग्राफ पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, और कई केसेस में 8 क्वेश्चन अगर आपके सामने आते तो मुझे तो नहीं लगता 1-2 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 17 नंबर से कम तो इसमें मत ही लाइएगा आप, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। इंग्लिश के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चंस को भी आपको करना होगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि स्टडी आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा आप पढ़ने में है, आपको पता होता है कितनी देर आप पढ़ते हैं, क्या आपकी कमजोरी है और क्या आपकी खासियत है वो आपको पता होती है, तो उस हिसाब से आपकी स्टडी बदलती रहती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट आते हैं हम मैथ्स पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसमें आपका क्या है, जनरल फॉर्मेट आपका यही है प्रीलिम्स के लिए, तो यही होता है यहाँ पे और कुछ नहीं है। नंबर सीरीज है आपकी 5 नंबर की नंबर सीरीज आएगी। पैटर्न इसका यही रहता है 3+1+1 का। अब ये 3+1+1 का मतलब क्या हुआ, 3 नंबर के जो आपके नंबर सीरीज होते हैं वो तो एकदम ईजी होते हैं। आपने मेरी वीडियोस देखी, 3-4 वीडियोस जो नंबर सीरीज के देख डालिए, उससे बाहर तो कुछ आता नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉडरेट लेवल का, जो थोड़ा सा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा हाई लेवल का, ठीक है। हाई लेवल का मतलब हो सकता है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, लॉजिक आपकी नहीं बैठ पाए, थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। तो 3+1+1 का ये आंकड़ा आपका चलता है नंबर सीरीज का, तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। पीओ में भी जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आए थे वो आपके ऐसे ही थे, मॉडरेट लेवल के ही थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं 5 नंबर की जो नंबर सीरीज आएगी वो ऐसी आ जाएगी कि आपने देखी नहीं हुई, तो वो आपका जो एसटी वगैरह देते हैं ना, तो उसमें वो सब आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेवल को हाई करके रखा जाता है, ताकि आप लोग जितना हाई लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपका कुछ यही पैटर्न फॉलो होता है। दूसरे पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशंस में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मॉडरेट लेवल के ये क्वेश्चंस होते हैं, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होते हैं, और एकदम आसान तो नहीं होते हैं कि हलवा है एकदम आपने 2+2 करके 4 निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको आप कर नहीं सकते, ईजिली आप कर सकते हैं इनको भी, ओके। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपके बहुत इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं, कोई एक्सेप्शनल जैसे केस आते हैं। आप कुछ लोग कहते हैं सर अगर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 350 लिखा होगा, यहाँ पे 752 लिखा होगा, अब इन दोनों का गुणा करके हम कैसे रूट्स को निकालेंगे, अब ये वाला मुझे बताइए। तो ये वाला केस तो जी आने से रहा, ये सब तो आता नहीं। तो आप देखिएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे, 5 नंबर यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी हैं तो और आपको आसानी हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे 5वें
नंबर पे ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। अब मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था इनका क्या होता है, आपस में गहरा संबंध होता है। अगर यहाँ पे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट आते हैं, 2 सेट का मतलब क्या, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक सेट में 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो आपके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, देखिए 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 15, 15 और 10 कितना हो गया, 15 और 10 हो गया आपका 25, 25 बचा कितना 15, तो 15 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, SI एंड CI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स जो आपके निकल के आते हैं सब इसी में आएगा मिसलेनियस क्वेश्चंस में। लेकिन अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 3 सेट आ गया, जैसा आपकी RRB PO में आया था, तब आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस 5 नंबर वहीं से आपके एडजस्ट होते हैं, जैसा कि हमने इंग्लिश में देखा था, ये 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो 2 सेट आते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए दोनों ही आपके सिंगल ग्राफ के होते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो आपके टेबुलर ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपके पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी आपके DI के जितने भी ग्राफ हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिंगल लाइन मतलब सिंगल ग्राफ के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन होते हैं वो वही होते हैं, वही जो उनका सेम फॉर्मेट होता है, मेल फीमेल दे दिया, उनका रेशियो दे दिया, पॉपुलेशन दे दिया, मेल फीमेल का रेशियो दे दिया, कहीं पे एजुकेशन का दे दिया कि एजुकेशन किसकी कितनी है, कौन अनएजुकेटेड है, तो इसी तरह के आपके घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो ये जो 2 सेट आपको मिलेंगे ये मॉडरेट लेवल के सेट होते हैं, बहुत इजी नहीं होते हैं। खास तौर पे मैं कहूँगा जो टेबुलर वाले फॉर्म होते हैं उनको करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, टफ तो नहीं होते, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा होती है। तो मॉडरेट लेवल के आपको 2 सेट मिलेंगे, इन 2 सेट को आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो इन 15 नंबर्स में से कम 5 नंबर तो आप ईजिली निकाल सकते हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस आपको दिए हैं, टाइम एंड वर्क पे दिए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पे दिए हैं, SI CI पे दिए हुए हैं, एलिगेशन पे दिए हुए हैं, परसेंटेज, रेशियो सब मैंने दे दिए हैं। तो अगर आपने इतने सारे वीडियोस देखे हैं, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से की है, तो आप कम से कम 5 नंबर तो यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। तो टोटल ये तो होगा 35 नंबर का आपका होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाला फैक्टर क्या है कि 60 मिनट ही है आपके पास, मतलब 1 घंटा ही है, इसी में आपको सब कुछ मैनेज करके चलना होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आप नंबर सीरीज को करेंगे, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन को करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद आपके पास अगर समय बचता है तो DI में देखेंगे, दोनों में से जो आपको सबसे सिंपल लग रहा होगा, मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे तो नहीं कर रहा हूँ, 10 के 10 आपको लाइन बाय लाइन करने हैं, 10 के 10 नहीं करने हैं, लेकिन 10 में से कम 7 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने ही होंगे। तो यहाँ पे आप 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो 5 5 10 5 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, और यहाँ से आपने जितने क्वेश्चन आपको कर लेते हैं वो आपके लिए बोनस का काम करता है। 5 क्वेश्चंस में जोड़ लूँ तो कितने हो जाएंगे 27, लेकिन यहाँ पे 27 क्वेश्चन मैं लिख तो रहा हूँ, इनको करना थोड़ा कठिन होगा, तो 25 क्वेश्चन भी आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा होगा ये स्कोर। ओके, तो ये तो होगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी। देखिए ध्यान में रखिए, एक्सक्यूजेस का यहाँ पे कोई भी बात चांस नहीं है कि एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, टाइम कम है, टाइम सबके लिए उतना होगा। देखिए मेरिट जितनी हाई जा रही है इसका मतलब बच्चे कर रहे हैं सवाल, तभी तो मेरिट हाई जा रही है। अगर सब लोग एक ही लेवल पे होते तब मेरिट इतनी हाई कहाँ से जाती। तो औरों को ध्यान में रखिए कि उनकी मेहनत कितनी है, बजाय इसके कि टाइम कम है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ये सब बोल करके, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल यहाँ पे 25 नंबर के क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे करके रखिए, तभी आप अपने आप को सिक्योर जोन में समझिए। वैकेंसीज इतनी कम है तो यहाँ पे कंपटीशन आपका टफ होने ही वाला है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे रीजनिंग के सारे टॉपिक्स लिखे हुए 60 टॉपिक्स हैं जिनको आपको टोटल तैयार करना होगा आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। पहले हम बात करते हैं सिलॉजिज्म की। यहाँ पे आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे और ये होंगे आपके ईजी। ईजी का मतलब क्या कि बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी आपका एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं होगा, ईजी। 2-3 आपके कंक्लूजन वाले जो आते हैं सवाल वही आएंगे, आप इजीली इनको कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनइक्वलिटीज़ की, ये भी आपकी 5 नंबर में आएगी। इसमें भी कोई कोडेड इनइक्वलिटी जैसा कोई भी केस नहीं बनता है, सिंपल आपकी इनइक्वलिटीज़ आएंगी। आपने मेरे वीडियोस देखें तो ईजिली कर पाएंगे, कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, वैसे नहीं होगा A ≠ B, B ≠ C, R, ये वाले जो केस बनते हैं ये सारे कुछ नहीं बनने वाले, सिंपल से केस आएंगे, इनको आप ईजिली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके
पजल से फ्लोर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी आपके 5 नंबर में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इनका लेवल कैसा होगा, ये मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपके फ्लोर बेस्ड होंगे, और इनके साथ एक पैरामीटर और जुड़ा हो, मतलब पर्सन्स तो दिए होंगे, उनके साथ एक पैरामीटर, 1 पैरामीटर और इनके साथ जोड़ करके आपको दे सकते हैं कि कोई किसी कंपनी में काम करता है, किसी को कुछ पसंद है, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। तो ये 5 नंबर के आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। फिर यहाँ पे बात करें डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन की, तो ये आपके 5 नंबर के आएंगे और ये भी ईजी होंगे। यहाँ तक कि ब्लड रिलेशन भी आपको कोडेड नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा, आप कर सकते हैं आसानी से। मतलब दोनों को मिला के 5 नंबर आएंगे, 5-5 नंबर दोनों के ईच नहीं है, दोनों को मिलाकर के 5 नंबर आएंगे। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी आपका 5 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, और ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर टेबल पे भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे सर्कुलर होगा चाहे स्क्वायर, यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे फेसिंग होगी, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों फेसिंग से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे सर्कुलर हो चाहे आपका स्क्वायर वाला हो, दोनों से आपके इनवर्ड और आउटवर्ड रहेंगे। साथ ही साथ इसमें एक पैरामीटर कुछ और जुड़ा होगा, ठीक है, मतलब पर्सन्स तो रहेंगे ही रहेंगे, जितने भी 7-8 पर्सन बैठाने होंगे उनके साथ एक पैरामीटर कुछ और जुड़ा होगा, उनकी पसंद के लिए, उनकी कंपनी के लिए, उनकी शर्ट का कलर, ठीक है, ऐसे करके आपके होंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन वाला ये केस यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है करना, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो मेंस में आने की उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो इसको भी मॉडरेट लेवल में रखते हैं, आसानी से आप कर पाएंगे अगर प्रैक्टिस है तो। देखिए मैं कहता हूँ कर पाएंगे, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में करें ही। कर पाने का मतलब क्या है कि मैं किसी क्वेश्चन को कर ले रहा हूँ, लेकिन उसको करने में मुझे लगना चाहिए 2.5 मिनट, लेकिन मैं लगा रहा हूँ 5 मिनट। तो बताइए इसको करने और ना करने में क्या डिफरेंस है। 5 मिनट में मैं अगर 5 क्वेश्चंस करूंगा और यही 5 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन करूंगा कुछ और लगा के, तो मैं इसको क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कर पाएंगे कि कर लेंगे, लेकिन हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है। इसी तरह आपका लीनियर अरेंजमेंट भी आपका 5 नंबर का आएगा, और ये आपका लीनियर अरेंजमेंट जो आता है ये आपका नॉर्थ और साउथ दोनों फेसिंग में होगा, और इसके साथ भी एक पैरामीटर आपका और अटैच होता है। तो देखा आपने यहाँ पे फ्लोर वाला सिटिंग अरेंजमेंट दोनों के साथ एक पैरामीटर और अटैच होगा, और यहाँ पे जो फेसिंग होती है वो आपकी बोथ साइड में होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों मिलाकर के ये बैठे होते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक ये छूट रहा होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि आजकल काफ़ी चल रहा है, ये आपका आ सकता है इस एग्ज़ाम में भी। लेकिन अगर ये आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इसमें से फ्लोर बेस्ड जो पजल होती है वो आपकी ना आए, दोनों में से यहाँ पे स्वैप हो सकता है, ठीक है। बाकी का जितना बचा, जैसे यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, बाकी का जो 5 नंबर बचेगा वो आपके कहीं से भी पूछ सकता है। हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ही दे दे, एक्स्ट्रा और दे दे, या फिर आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको करने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, सिलॉजिस्ट में आपको करके आना है, एकदम ईजी है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है तो इसको भी आपको कर लेना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रीलिम्स के पहले इस पर पूरी सीरीज आपको देने की कोशिश करूंगा मैं, कि हो जाएगा तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, ठीक है। ये फिर आपका इनइक्वलिटीज़ आप कर सकते हैं, इजी है, मैंने दिया हुआ है, आप सारे वीडियोस देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखिए कन्फ्यूजन की क्या बात होती है कि आप एक एक क्वेश्चन उठा के अगर आप रोज़ मुझसे पूछेंगे कि सर अब इसका बताइए इसमें क्या होगा, इधर हार होगा कि नहीं इधर नार होगा, अब इसमें बताइए इसमें क्या होगा, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो पढ़ा है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एक एक क्वेश्चन लाके पूछ रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा अपने से भी दिमाग लगाने की कोशिश करिए। मैं कह भी दूंगा इधर आर होगा ना इधर नार होगा, तो मेरी समझ है, मैं कह रहा हूँ, आप अपनी समझ को लगाइए कि क्या यहाँ पे होने वाला है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखा करिए। फिर 4th क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लिखा है पजल आपका फ्लोर बेस्ड आएगा, तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि पजल को करने से पहले आप ये 5वें नंबर पे आएंगे, डायरेक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। तो 5, 5, 10, 5, 15 ये क्वेश्चन 15 नंबर के तो आपके इजी हैं, यहाँ पे आप इजीली इनको कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं इनको, ठीक है। 10 मिनट भी शायद ज़्यादा हो जाए, लेकिन 10 मिनट के अंदर इनको आप कर सकते हैं आसानी के साथ 15 नंबर के क्वेश्चन। फिर बाकी जो बचता है मैं कहूँगा आप इन दोनों में से आपको जो भी पसंद हो, लीनियर अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगता हो या सिटिंग अरेंजमेंट, दोनों में से जो पसंद होगा वो आप इनको करिएगा, ओके। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद होगा एक तो कर ही लीजिएगा, दोनों में से दोनों ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक आप कर लीजिएगा, इतना टाइम आप निकाल के रखिएगा।
तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर एक क्वेश्चन आप यहाँ से और कर लेते हैं तो 20 नंबर के क्वेश्चंस तो कम से कम आप यहाँ से करके आइए। तो 20 नंबर आपके रीजनिंग में, 25 नंबर मैथ में, और अगर मैं 17 नंबर भी जोड़ता हूँ कहाँ पे, इंग्लिश में, तो ये आपके टोटल कितने नंबर हो जाते हैं? 7 5 12 2 2 4 1 5 1 6, 62 नंबर की ये अटेम्प्ट होते हैं। 62 नंबर के अटेम्प्ट है, मतलब 60 मिनट में आप 62 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। कुछ लोग कहेंगे इतना तो हो नहीं सकता, ये ऐसे मुंह से बोली गई बात नहीं है। तो यहाँ पे सारे लोग इसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कुछ लोगों को पहले से स्ट्रेटजी पता होती है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप भी जुट जाइए अब उसी तरीके से कि ये आपका क्या है कि यहाँ पे आपको हिट करना है, इसको आपको एम लेके चलना है। अब इसको आप लगा लीजिए अपने आसपास जहाँ भी आप पढ़ते हो कि आपको 62 तो एम करके चलना है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। अब 62 नहीं हो पाता है आपका, 55 हो पाता है, 60 हो पाता है, 50 हो पाता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा हाई सोचा करिए, लो की मत सोचा करिए। लो जितना सोचेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जितना हाई सोच सकते हैं और जितना आपकी क्षमता है, पूरा 100 नहीं 200% देने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगा उसको तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन आप जो IBPS PO का कट ऑफ है इसको ध्यान में रख के चलिए। 47.50 ये गया है IBPS PO प्रीलिम्स का कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का ये गया है। ठीक है, तो जनरल का ही सबसे हाई जाता है और तो इसके नीचे ही होगा, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिए। ये PO का कट ऑफ है, तो ये मत सोचिएगा अच्छा PO का है तो इसका भी यही होगा। क्यों? इसमें 8000 पोस्ट थी, 8000, और यहाँ पे 650 पोस्ट हैं। सोचिए कितने का यहाँ पे अंतर है, 10 गुने से भी ज़्यादा का यहाँ पे अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 10-12 गुना का अंतर है। तो कट ऑफ को आप समझिए कि इसमें 10 नंबर और आप जोड़ के चलिए, 57 नंबर आप समझ के चलिए यहाँ पे कट ऑफ हो सकती है। तो ये आप एम करके चलिए, 62 नंबर करके चलिए, 57 आप कट ऑफ लेकर के चलिए अपने दिमाग में, या जितना आप हाई ले सकें उतना ले सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये आज मैं वीडियो जैसे अपलोड कर रहा हूँ तो आज से आप शुरू कर दीजिए इसको करना। अब आप कहेंगे अभी तो IBPS RRB का एग्ज़ाम है, तो सब में भी तो वही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसी को लेकर के आप चलिएगा ताकि बीच में प्रैक्टिस आपकी ब्रेक ना हो। अभी आपने RRB क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, आप सोचेंगे मेंस तक हम वेट करते हैं, मेरा तो कम क्वेश्चन हुआ, 30 क्वेश्चन ही कर पाया, मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो मैं थोड़ा दिन घूम फिर के आता हूँ फिर आगे करता हूँ। ये घूमने फिरने वाला जो कांड करते हैं आप, यही आपका सिलेक्शन रोकता है। कंटिन्यूटी में रहिए हमेशा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हर दिन एकदम फोकस होके पढ़िए जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन तो घूमना ही घूमना है, फिर तो आपके मौज हो जाएंगे। सब लोग भी कहेंगे आपका इनाम लेकर के कि इनकी तरह आप पढ़िए। ठीक है, तो अपने आप को दूसरों के लिए एक आइडल बनाइए ताकि दूसरे आपको देखें, ना कि आप दूसरे को देखें। तो ये तो थी हमारी पूरी स्ट्रेटजी, कैसे आपको पढ़ना है। अब पढ़ना आपका काम है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही करना है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इस हिसाब से चलिए, वरना आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा करने के लिए खुद से स्वतंत्र हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको डेली मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन औरों की तुलना में और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।